नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टर्की की। हाल फिलहाल में टर्की से एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसने इंटरनेशनल मीडिया में और वहाँ की डोमेस्टिक मीडिया में बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की और एक डिसीज़न को ऐसे कंट्रोवर्सी के तौर पे देखा गया और साथ साथ उसको टर्की की ग्रोइंग एस्पिरेशन से जोड़ के बहुत बार देखा गया कि ये देखा गया टर्की में जो बदलाव हो रहे हैं उसका एक वन ऑफ द ये पहलू है। साथ साथ हम इसके साथ साथ ये बात करेंगे क्या था मामला, क्यों उसको लेकर ऐसे बातचीत हो रही और 2023, जी हाँ 2023 को लेकर टर्की की आम जनता में क्यों इतनी चर्चा है, क्या बदलने वाला है 2023 के साथ। और इन सब के बीच प्रेसिडेंट एर्दोगान के बारे में हम लोग पता करेंगे, इनके थोड़े उनके पास्ट के बारे में पता करेंगे क्या थे और इस समय उनकी पोजीशन क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल ज्ञान पात्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जैसा कि आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि टर्की की टॉप कोर्ट ने हेगिया सोफिया म्यूज़ियम का स्टेटस बदल दिया है। अब ये मॉस्क में कन्वर्ट हो जाएगी, एक ये ऑर्डर के तौर पे किया गया और प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इस पर साइन भी कर दिए हैं। इसके लिए कि इतना हो हल्ला इसलिए मचा हुआ है क्योंकि ये अभी तक म्यूज़ियम थी और यहाँ पे कोई भी आके इसको देख सकता था, इसमें किसी ऐसा पाबंदी नहीं थी। और अब इसको आज मुस्लिम एक मॉस्क मस्जिद में कन्वर्ट करते हैं जो अपने आप में अगर रिलीजियस प्लेस बन जाएगा। जब रिलीजियस प्लेस बन जाता तो यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ की पाबंदी हो जाएगी जो अभी तक नहीं थी फिलहाल। इसको लेके पूरे वर्ल्ड में बहुत चर्चा बनी रही। जैसे आप देख सकते हैं पोप फ्रांसिस ने इसको लेके दुख प्रकट किया, डिस्ट्रेस, और रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने भी इसको लेके अगेंस्ट में कमेंट किया, यूनेस्को ने इसके अगेंस्ट में कमेंट किया। और कह सकते हैं साथ साथ जो वर्ल्ड के जो सेकुलर जो टर्की की इमेज रखते थे, जो उसको पसंद करते, उन्होंने भी इसको भी क्रिटिसाइज़ किया। आम जनता के बीच में इसको लेके क्रिटिसिज्म आया है। ऐसा क्या था इस बिल्डिंग में जो इसको लेके इतनी चर्चा हो रही है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये है क्या है। हेगिया सोफिया असल में यही बिल्डिंग है। इसको आप जो देख रहे होंगे ये बैजेंटाइन साम्राज्य के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद जब ऑटोमैन साम्राज्य ने जब यहाँ पे कब्जा किया, इस जगह को जीता, फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले क्रिश्चियन थी, एक चर्च था, एक क्रिश्चियन रूल के अराउंड। जब यहाँ पे इस्लामिक रूल आया तो ये मस्जिद में कन्वर्ट हो गया। इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। अब हम बात आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये म्यूज़ियम कैसे बना। तो पहले हम लोग ये पता कर लें म्यूज़ियम कैसे बना, तब हम लोग समझ में आ जाएगी मस्जिद में इसको क्यों किया जा रहा है कन्वर्ट। तो हम लोग चलते हैं वर्ल्ड वॉर वन की तरफ। वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो चुका था 1918 आते आते, और जर्मनी के साथ साथ बहुत से साम्राज्य इसमें हार गए थे, जिसको कहते एलाइज फोर्सेस जीती थी इसमें। जैसे जर्मनी के साथ साथ एक साम्राज्य और हारा था जिसका था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर चुका था। 1922 आते थे पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। और जब ये डिस्ट्रॉय हो रहा था बाद में टर्की उभरा और टर्की को ही सक्सेसर माना गया ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी। ऑटोमन साम्राज्य में एक जो आर्मी में मेजर थे उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उनको ही टर्की का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में जानना जरूर। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और ये बहुत ही लिबरल सोच के थे, मॉडर्न सोच के थे। इनको पता था टर्की को कैसे निकालना है और ये बहुत ही जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है इसमें टर्की को न्यूट्रल बनाए रखा जब तक ये थे। इनको पता था कि टर्की की 10% पॉपुलेशन वर्ल्ड वॉर वन में मारी जा चुकी थी। तो वैसे भी टर्की अपने आप में एक लहूलुहान था, तो ये नहीं चाहते थे कि नेक्स्ट कोई ऐसी चीज़ आए जो बाद में वर्ल्ड वॉर टू आया उसमें भी टर्की के साथ यही हो। तो इन्होंने क्या किया, टर्की में जो कुछ ऐसे चीज़ें थी उनको बेसिक जिसको कहते हैं नींव डाली, जिससे मॉडर्न टर्की जो आज हम इसको आज के टर्की को जो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो एक मॉडर्न टर्की है उसकी नींव डाली। उनके लिए उन्होंने सबसे पहले जो खलीफा पोजीशन होती थी उसको टर्की में ख़त्म कर दिया। खलीफा पोजीशन क्या होती थी, ऑटोमन साम्राज्य के दौरान होती थी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, जैसे इन्होंने रिलीजियस कोड जो शरिया कोड होती थी, शरिया के अकॉर्डिंग चलती थी, उसको ख़त्म किया। और उन्होंने रिलीजियस स्कूल भी ख़त्म किए, जैसे मदरसे होते थे। और उन्होंने इस्लामिक कैलेंडर की जगह जॉर्जियन कैलेंडर का यूज़ करना शुरू किया। उन्होंने फ्राइडे को जो छुट्टी होती थी उसकी जगह संडे में छुट्टी कर दी। और जो अजान होती थी वो
अरेबिक लैंग्वेज की जगह टर्किश लैंग्वेज देना स्टार्ट करा दिया। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूँ उस समय ऐसा होता नहीं था, उस समय आम बात नहीं थी, उन्होंने गर्ल्स और वुमेंस के लिए स्पेशली कॉलेज बनवाए, बहुत ज़्यादा कॉलेज बनाए, प्रोत्साहन दिया अपनी जनता को कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, कि उनको पता था कि 50% आबादी अगर पढ़ लिख जाए तो वो देश को मॉडर्न होने से और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो उनके दिमाग तो कितने विजनरी लीडर थे, उन्होंने कितना रिस्क लिया था। इसी के साथ उन्होंने एक और बैन किया था, जो मैं बता दूं, इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बनाई है। जो एक ये जो आप ये कैप देख रहे हैं, हेड देख रहे हैं, इसको फेज हेड कहते हैं। ये मोरक्कन स्टाइल की हेड है जो टर्की में बहुत फेमस। आप कभी भी कोई मिडिल ईस्ट का गाना लगाइए और या फिर टर्की वीडियो देखिए, उसमें आपको ये दिख जाएगी हेड। इस पर भी बैन लगा दिया था। इसके साथ साथ जब ऑटोमन साम्राज्य हारा था, तो जैसे जर्मनी के साम्राज्य के साथ संधि हुई थी, एक पीस ट्रीटी होती, उसी तरीके से एक पीस ट्रीटी ऑटोमन साम्राज्य के साथ, साम्राज्य जो उसका सक्सेसर टर्की के साथ भी हुई थी। तो उस पीस ट्रीटी को नाम दिया था ट्रीटी ऑफ ल्यूजन। ल्यूजन एक स्विट्ज़रलैंड का सिटी है। 24 जुलाई 1923 को इस ट्रीटी पे साइन किए गए थे अलाइड नेशन के साथ। अलाइड नेशन में ब्रिटिश, फ्रांस और इटली और अमेरिका आते थे, और भी देश आते थे। इस ट्रीटी के बाद ऑफिशियली जो ऑटोमन साम्राज्य का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी, टर्की और अलाइड फोर्स के बीच में एक संधि हो गई थी। उसमें ये हुआ था, टर्की अब ऑटोमन साम्राज्य जो उसके पुराने जो बॉर्डर है, जो कि ऑटोमन साम्राज्य के अराउंड था, उन इलाकों में अब कभी भी क्लेम नहीं करेगा, उनको भूल जाएगा। जो नया उसको देश मिला, जो नया बॉर्डर मिला है, इसी के साथ जिएगा। अगर ये बात मानता है तो उसको बाकी दुनिया के देश इसको एज अ सॉवरेन नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि टर्की ने उससे मान लिया, क्योंकि टर्की उसमें उसके पास उसको कोई जरिया नहीं था। और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उस पर साइन भी किए थे। और एक यही मोटा मोटा इस ट्रीटी में यही था। तो कमाल मुस्तफ़ा उर्तन इसके साथ ही क्या था कि हेगिया सोफिया को जो एक मस्जिद थी उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया था। जी हाँ, फर्स्ट मॉडर्न टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया था। सोचो, कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क का जो पोजीशन है, वो जैसे महात्मा गांधी का इंडिया में है ना, वैसे ही उनका वहाँ पे पोजीशन है। आप अगर उनके खिलाफ कुछ बोलते हो ना, तो आप कुछ जेल हो सकती है, उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा गंदा बोलते हो या फिर उनकी क्रिटिसाइज खुल्लम तौर पे करते हो। तो सोचिए, उस जैसे स्टेटस के आदमी का डिसीजन अब पलट दिया गया है। उन्होंने उसका म्यूज़ियम बनाया था कि यहाँ के लोग क्योंकि आगे चल के लड़ाई रहेगी इस पे भी लेके कि वो एक रिलीजियस ऑटोमन साम्राज्य की निशानी बन के रहेगी, उन्होंने इसको ख़त्म किया था और टर्की में वही पलट दिया गया है। अब आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते ऑटोमन एम्पायर की सीमा कहाँ से थी। बेसिकली ऑटोमन जो साम्राज्य था वो 1299 से लेकर 1923 तक था। अब इस मैप में आप देख पा रहे होंगे जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऊपर से आप देखिए वियना तक को हल्का पास आ गया था। ये पूरा ईस्ट आधा यूरोप का हिस्सा लेते हुए, और यहाँ पे आपका पूरा पर्शियन गल्फ, फिर मक्का मदीना, फिर ये अलेक्जेंड्रिया, त्रिपोली, लीबिया, और ये पूरा हिस्सा आपको सोचिए कितना बड़ा ही साम्राज्य था। अब रह गया बाद में ये टर्की का ये बीच का हिस्सा। तो टर्की को आप ये समझ सकते होंगे ऑटोमन साम्राज्य कितना बड़ा था। तो आज भी लोगों के अंदर क्यों इतना प्राइड है ऑटोमन साम्राज्य को लेकर टर्की की आम पब्लिक में, इसी को लेके डिसीजन आया था। अब हम लोग बात करते हैं जो इस समय टर्की के प्रेसिडेंट हैं, जिनके इनके कार्यकाल में हिस्टोरिकल चेंज हो रहे हैं। जो एर्दोगान थे, वो इनका पॉलिटिक्स में सबसे पहले एंट्री हुई थी एज अ मेयर ऑफ इस्तांबुल 1994 में। फिर ये इन्होंने जब देखा इनकी जो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी उसमें थे, वहाँ पे इनके थोड़े मतभेद, तो इन्होंने खुद की अपनी 2001 में पार्टी बनाई जो कि मॉडरेट कंजर्वेटिव थी, AKP। 2003 में ये टर्की के PM इलेक्ट हुए और 2014 में प्रेसिडेंट और री इलेक्ट हुए। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके बीच में एक रेफरेंडम कराया था 2017 में। इस रेफरेंडम में जनमत संग्रह में टर्की की पब्लिक का ये देना था कि प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज़ कराने को लेके, जैसे आर्मी पे कंट्रोल बढ़ना, जजों की अपॉइंट को लेके, जजों की नियुक्ति को लेके, बहुत सारी चीज़ जो कि इनकी जनता ने इनको दे दी पावर। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि 2029 तक एर्दोगान को प्रेसिडेंट से कोई हटा नहीं सकता, क्लियर है रास्ता। तो बहुत ही लंबे समय तक ये टर्की पे अब राज करने वाले हैं, 2014 से लेकर 2029 तक। अब हम लोग आते हैं टर्की को लेके
प्लान्स क्या है। जैसे हेगिया सोफिया के उन्होंने कन्वर्ट किया, एक हिस्टोरिक डिसीजन है, लगभग 100 साल बाद ये डिसीजन पलट दिया गया है। तो एक तरह का कहा जाएगा कि अब हेगिया सोफिया का जो स्टेटस है वही हो गया जो ऑटोमन साम्राज्य में था। एक तरह का ये साइन लैंग्वेज है, एक पूरे विश्व को एक निशान भेज रही है, एक सूचना भेज रही है कि अब टर्की की एस्पिरेशन क्या है। अब आप सोचिए कि एर्दोगान है वो धीरे धीरे जो टर्की का जो सेकुलर वैल्यू थी उसको भी ख़त्म करे। कहा जा रहा है, न्यूज़ में रिपोर्ट में आती है कि टर्की में बुर्के का चलन बढ़ रहा है, टर्की में रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोगों की अब तादाद बढ़ रही है, टर्की में आम जनता में बेरोजगारी है, उसका गुस्सा वो इस अलग जगह निकालने। और इसी के साथ साथ जो मैंने ट्रीटी अभी आपको बताई थी, जो 1923 में ट्रीटी ऑफ ल्यूजन जो 1923 में साइन की थी, वो 2023 तक आते उसको 100 साल हो जाएंगे। तो टर्की की आम जनता में इसको लेकर चर्चा है कि 2023 को ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रीटी है, और तब टर्की के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं सीक्रेट आर्टिकल के तौर पे वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि चर्चा में तो आ रहा है कि टर्की तेल की खोज नहीं करता है, तेल निकाल नहीं सकता है, कोई खनिज नहीं निकाल सकता है, इन सब को लेके। और आम जनता में है कि 2023 के बाद उनके हालात अच्छे हो जाएंगे, नौकरियां ही नौकरियां होंगी। तो एक तरह का सपना बेचा जा रहा है कि 2023 में, इसलिए आप कोई भी अगर आप सर्च करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आपको 2023 को लेके बहुत से डॉक्यूमेंट्री मिलेंगी कि क्या हो जाएगा टर्की में। तो एर्दोगान एक तरीके का वही वो चीज़ चेंजेस ला रहे हैं जो केमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने ऑटोमन साम्राज्य के बाद क्या टर्की भविष्य होगा उसके लेके जो नींव डाली थी, तो आगे भविष्य के लेके एर्दोगान ने नींव डाल दी है। अब इन्होंने अपना आधा काम अभी तक तो कर चुके हैं ये। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे टर्की की एस्पिरेशन का मुख्य कारण क्या है। टर्की का भी जैसे भी मिडिल ईस्ट, जैसे आप सुनते हो ना मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट बेसिकली इन कंट्री को मिला के बोला जाता है। ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है मिडिल ईस्ट एक एरिया को बोला जाता है, एक जोग्राफिकल एरिया है जिसमें लीबिया, सूडान, इसराइल, इजिप्ट, येमेन, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान भी इसी के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया नहीं आते हैं, और ये टर्की भी है। अब आप ऊपर में देख रहे होंगे टर्की, तो टर्की जो है ये एक तरह का गेटवे, यूरोप के लिए गेटवे होता है, मिडिल ईस्ट के लिए, एशिया के लिए। जैसे वर्ल्ड में बहुत बड़ा मार्केट भी बन रहा है, बाई रोड कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर होती है कि उसके कंपेरेटिव सी में, तो टर्की इसके लिए वो है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी कि जो टर्की की इकनॉमी है वो बाकी रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आती हैं ग्रोथ को लेके, कि टर्की 2050 तक मिडिल ईस्ट में, मैं अभी मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें से सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, सबसे स्ट्रांग। इवन ये सऊदी अरेबिया को बाईपास कर जाएगा, ईरान को भी कर जाएगा, बहुत सी कंट्री को कर जाएगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि टर्की का जो भी फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, और जो अभी भी इतना भी वो रिलीजियस नहीं हुआ, अभी भी बहुत हद तक सेकुलर है कंपेयर टू अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसकी प्रॉस्परस होने की एक आगे बढ़ने की चांसेस भी बहुत अच्छी है। मैं चाहता भी हूँ आगे बढ़ें, क्योंकि टर्की के मिडिल ईस्ट को एक जो अभी युद्ध के हालात से अलग ले जाके बाय एक इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपटीशन में ले जा सकता है, जो अच्छी बात होगी। तो टर्की इसका यूज़ करते हुए अपनी रीजनल पावर बढ़ाना चाहता है, जैसे कि टर्की चाहता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया का जो इस समय प्रभाव है, उसी तरीके से टर्की अपना भी प्रभाव देखना चाहता है, और देख रहा है आने वाले 10 सालों में। और संभवतः यही होगा, अगर टर्की आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो कोई ना कोई तो पीछे आएगा ही। तो ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने वाला है, और आगे लेके इसको लेके बढ़ रही है संभावना। इसलिए आप देखे होंगे कि टर्की के जो कुछ डिसीजंस है टर्की ने लिए हैं वो कंट्रोवर्सी, जैसा कि टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट लेने के, पाकिस्तान को एकदम पक्का दोस्त बनाने के लिए, और एक अलग से मुस्लिम ब्लॉक बनाने के लिए, जब कश्मीर में 370 मोदी जी के कार्यकाल में हटी थी पिछले साल लास्ट ईयर, तो उसको लेके टर्की सबसे आगे रहा क्रिटिसाइज़ करने में, और एक तरह का मैसेज दे रहा था बाकी मुस्लिम के लोग, जो मुस्लिम कंट्री में लोग देते कि देखो एक जो मुस्लिम उम्मा, मतलब एक मुस्लिम एक रीजन, एक इन लोग एक उम्मा, मतलब जितनी मुस्लिम कंट्री मिला के अगर उनकी लेके कोई बात कर रहा है तो वो टर्की है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि टर्की आने वाले कुछ सालों में बहुत ही यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाले हैं, जिसको लेके मैं आपके बीच में अपडेट लाता रहूँगा। तो कुल मिला के इस पूरे का निष्कर्ष यही है कि टर्की की जो ग्रोइंग एस्पिरेशन है वो खाली यहीं तक नहीं रुकने वाली, बहुत आगे तक बढ़ेंगी। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, और आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको पुनः मैं बोलता हूँ आपके सामने, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें।